क्या हाल है बच्चा लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विशेष बात, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ बात करेंगे। आज के पहले के लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बात किया था। अब कुछ मैं सिखाना चाहता हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, इस पे हम लोग थोड़ा देखेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे। इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम भी बताता चलूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आइए देखते हैं, इससे एक या दो क्वेश्चन पूछता है, तो आशा करते हैं कि जो बता रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो इसको देखना नहीं भूलिए और फिर इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखें कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। ये क्वेश्चंस बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, नॉर्मल नहीं हैं। तो आइए इस पे थोड़ा हम लोग विचार करते हैं, इसकी सर्जरी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, हमने लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो विद इन इट विल बी। कहता है कि एक स्फीयर है। आइए उस स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्फीयर है हम लोगों के पास, ये मान लीजिए कि स्फीयर है, इसकी रेडियस r है। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जैसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लिखा, इसका मतलब ये है कि यह नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ही वॉल्यूम में चार्ज दिया जा सकता है। तो इसका पूरा वॉल्यूम चार्ज किया हुआ है और उसका डेंसिटी जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये रो दिखाया गया है। बड़ी सुंदर बात है, रो गिवन है। अब कहता ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेंटर और सरफेस के बीच। मान लीजिए कि ये बेटा इसका सेंटर है और ये हमारा सरफेस है, तो सेंटर और सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का के पहले आप एक चीज देख लीजिए कि जब भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहीं भी निकालना हो, इसी क्वेश्चन में नहीं, दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्थिति है। जैसे हमको सेंटर और सरफेस के बीच चाहिए, तो इस बीच में कोई एक पॉइंट अगर हम ले लें तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का थोड़ा सा फॉर्मूला देखिए। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं कि स्फीयर के सेंटर से r दूरी पर यदि यहाँ एक पॉइंट लें स्मॉल r दूरी पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है E इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r, जहां r ये सेंटर से बेटा दूरी होता है। अब खास बात यह है कि जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ चलेंगे, क्योंकि उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये r चेंज होगा, दूरी चेंज होगा। तो ये फील्ड वेरिएबल है, वेरिएबल फील्ड है। तो जब भी कहीं वेरिएबल फील्ड मिल जाए, हालांकि जो फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं वेरिएबल में भी लागू होगा, कांस्टेंट में भी, तो हमेशा इसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे वेरिएबल रहे फील्ड तो इसको जरूर यूज कीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा फॉर्मूला याद रखिए कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर होता है। आप कहेंगे कि ये ई क्या है, तो ई जो यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। कहाँ का? जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए वहां का। जैसे हमने आर दूरी पर एक पॉइंट ले लिया तो वहां का फील्ड है। और डी आर क्या है? जहां पे आपने पॉइंट लिया वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, वही डी आर है। आर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि पोटेंशियल का डिफरेंस, और डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम सेंटर से सरफेस तक जा रहे हैं और डिफरेंस निकाल रहे हैं। सेंटर से सरफेस तक जा रहे हैं, आप चाहें तो सरफेस से भी सेंटर तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें से हमको बस पूछा है कि पीडी बताइए, पीडी बताइए। तो पीडी मतलब किसी दो पॉइंट के बीच पीडी निकाल के प्लस आ गया तो ठीक है, वही आंसर होगा। माइनस आएगा तो मॉड में बताएंगे, यही पीडी बताने का मतलब होता है। क्योंकि उसने लिखा नहीं है कि कहां में से कहां घटाना है।
तो खैर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लीजिए। अब देखिए ई का जो बेटा डायरेक्शन होता है, जब ये स्फीयर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है अंदर में वो रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ। और चूंकि हम सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, तो डी आर भी आगे ही होगा। तो ई और डी आर हमारा एक ही डायरेक्शन में है, तो पीडी जो हमारा होगा, ये पीडी जो होगा हमारा वो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर हो जाएगा, ई डी आर। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई और डी आर एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 डिग्री हो गया। और ई की वैल्यू आप लिख दीजिए यहां पर, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर और डी आर। और बेटा रो हमारा कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए, तो माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो गया। और आर की लिमिट कहां से कहां लेंगे? आर की लिमिट लेंगे, हम लोग सेंटर से चले थे सरफेस तक, तो सेंटर पे आर 0 हो जाएगा क्योंकि यहीं से आर है, और सरफेस पे कैपिटल आर हो जाएगा। और आर डी आर की लिमिट क्या हो जाएगी? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये जो बेटा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर डी आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से कैपिटल आर पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट माइनस देके लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस रो आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बेटा पीडी यही हो गया। अब ये पीडी माइनस आने का मतलब ये है कि हम सेंटर से सरफेस पर गए थे, और पीडी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारा सरफेस है और इनिशियल सेंटर है, तो ये हुआ, ये हुआ। अब क्या है कि ये निगेटिव ये बता रहा है कि सेंटर पर पोटेंशियल ज्यादा है। तो खैर कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है उससे हमको मतलब नहीं है, ऐसे भी फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो फील्ड बाहर की तरफ है तो बाहर जाने से पोटेंशियल घटेगा ही, लेकिन ये सब क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन का पार्ट है कि पीडी बताइए, तो पीडी मतलब होता है कि आंसर प्लस में देना। ये लिखा नहीं है कि सेंटर में से सरफेस का घटाइए कि सरफेस में से सेंटर का घटाइए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो पीडी जो मेरा ये आया है इसका आंसर हम मॉडुलस करके देंगे, मतलब हमेशा पीडी प्लस में दिया जाता है यदि कुछ नहीं लिखे तो रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हमारा जो फर्स्ट आंसर है यही आ जाएगा, इसका जवाब यही हो जाएगा, रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये बन गया। जब भी आपको पीडी निकालना हो इस फॉर्मूले को हम लिख देते हैं, वीवीआई मानिए, हमेशा यूज कर सकते हैं, खास तौर पे वेरिएबल में तो जरूर। यदि कांस्टेंट रहेगा फील्ड तो ये बाहर निकल जाएगा, और डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा तो ई डॉट आर हो जाएगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो कांस्टेंट फील्ड में सीधे ई डॉट आर लिख दीजिए, जहां आर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये हमेशा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आया, और यदि दिक्कत हुई है तो भी बताइएगा, क्योंकि हमेशा मैं आप ही के लिए आता हूँ कि आपको कुछ सिखा सकूँ, समझा सकूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। बच्चों लोग, एक क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोगों के पास, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। कहता ये है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो कि कंडक्टिंग है और जिसका रेडियस ए है। इसको रखा गया है एक हॉलो स्फीयर के अंदर, ये स्फेरिकल सेल है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, उसके अंदर इसको रखा गया है जिसका रेडियस 2a है। और ये दोनों ही स्फीयर बेटा कॉन्सेंट्रिक, अंदर वाले को अर्थ कर दिया है, अर्थ से जोड़ दिया है, और बाहर में पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया है। तो कहता यह है कि जो छोटा वाला स्फीयर है उस पर चार्ज कितना होगा। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर अगर सर्जरी करें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, कभी किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी सर्जरी करेंगे, इससे संबंधित सारी बातें डिस्कस करेंगे। आज कहता है कि इस पे चार्ज कितना आएगा।
तो देखो बेटा ऐसा है, इस पे चार्ज आएगा क्यों, यदि ये समझना चाहते हो। ऐसे तो पूछा है तो हम मान लेंगे कि मान लिया कि इस पे जो चार्ज है कुछ है, ये चार्ज हमने मान लिया कि इस पे कुछ Q1 चार्ज है छोटे वाले स्टेप पे, और यही Q1 निकालना है। देखो बेटा एक बात ये है ना कि चार्ज कहाँ से आएगा, अगर ये समझना चाहते हो तो जैसे ही ये पॉइंट चार्ज यहाँ रखोगे ना, तो इस पॉइंट चार्ज के चलते यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा स्फीयर के ऊपर में, इस पॉइंट चार्ज का। तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा, और ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव डेवलप करेगा, और अर्थ का जीरो है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि लो टू हाई पोटेंशियल चलता है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगेगा और इसलिए चार्ज हो जाएगा। तो खैर उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, सीधे इस पर चार्ज Q1 मान लिया। अब क्या है कि जो बड़ा वाला स्फीयर है इसको कोई चार्ज नहीं दिया है हम लोग, और कहीं किसी से टच में भी नहीं है, तो उस पर चार्ज आएगा भी नहीं, टोटल चार्ज हमेशा जीरो रहेगा। अब क्या है कि अंदर वाला स्फीयर चूंकि अर्थिंग है, तो अर्थिंग है तो इसका कुल पोटेंशियल तो जीरो होना चाहिए। अब इसका कुल पोटेंशियल जब हम लिखेंगे जीरो, तो वह पोटेंशियल किसके चलते होगा, एक तो इसका अपना होगा सेल्फ, वो कितना होगा अंदर वाले का लिखा है बेटा इनर स्फीयर का, तो इस चार्ज के चलते पोटेंशियल होगा कि Q1 अपॉन ए। किसी स्फीयर पे जब चार्ज देते हैं तो उसके अंदर में किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसका के क्यू उसका चार्ज बटा रेडियस होता है किसी भी पॉइंट पर। तो मान लो कि हम सेंटर पे लिख दिया, क्योंकि हर पॉइंट पर तो पोटेंशियल सेम ही होगा, क्योंकि छोटा वाला स्फीयर एक मेटल है, तो मेटल के अंदर में फील्ड नहीं होता है, तो फील्ड जब नहीं होता है तो क्या होता है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो हम सेंटर पर ही लिख दिया। अब क्या है कि इसका पोटेंशियल जब लिखेंगे इस छोटे वाले चार्ज का जो बाहर में है, उसके चलते भी सेंटर में पोटेंशियल होगा कितना, उसके चलते सेंटर में पोटेंशियल होगा एक पॉइंट चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर, तो प्लस के क्यू बटा आर की जगह 4a, ये पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल होगा सेंटर पे, और जितना पोटेंशियल सेंटर पे उतना ही इसका सब जगह होगा, जो कि जीरो होगा क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है, तो बराबर हम जीरो कर देंगे, यही क्वेश्चन है। अब यहां से क्या है कि हम सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा के Q1 अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 4a, के से के कैंसिल हो गया बेटा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो Q1 इज इक्वल टू निकल गया माइनस क्यू बटा 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा माइनस क्यू बटा 4, ऑप्शन बी। सवाल तो ये बन गया। कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने सेंटर पे पोटेंशियल क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि सेंटर से हमको दूरी 4a मालूम है, स्फीयर के किसी और पॉइंट पे हम पोटेंशियल लेने जाएंगे, इस पॉइंट चार्ज का हर जगह का पोटेंशियल जीरो है, अंदर वाले स्फीयर का किसी भी पॉइंट पर जीरो है, लेकिन सेंटर के अलावा कोई दूसरा पॉइंट पर लेंगे तो हर जगह दूरी पॉइंट चार्ज से वैरी करेगा, वो हमको पता नहीं। हमको सेंटर अच्छा लगा कि यहाँ से दूरी फिक्स है 4a, तो सेंटर पे लिख देंगे, और इसका अपना पोटेंशियल भी सेंटर पे लिख दिए और बराबर जीरो कर दिए, कहा कि जीरो पोटेंशियल तो हर जगह का होगा क्योंकि ये मेटल है, तो मेटल में हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है और अर्थ से कनेक्टेड है तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए हमने ऐसे इस सवाल को सॉल्व किया। तो आशा है कि आप इसको समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है कि टू सेमी सर्कुलर रिंग लाइंग इन द सेम प्लेन of uniform linear charge density lambda have radii r2r, they are joined using two straight uniformly charged wire of linear charge density lambda, कहता है कि length r as shown in the figure, the magnitude of electric field at common center of the semi circular ring is, कहता है कि जो कॉमन सेंटर है ये यहाँ पे फील्ड बतानी है इस पूरे का, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। बेटा एक बात बताइए, बात ऐसे बताइए कि यहाँ पे चार ठो वायर का फील्ड हमको सोचना पड़ेगा, एक सेमी सर्कुलर वायर जो देखा है बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला, और ये दोनों स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट वाला पार्ट है उसका फील्ड तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि दोनों का लेमडा भी सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम है, आर दे रहा है,
एंड लेंथ आर दे रहा है। तो अगर एक पॉइंट चार्ज हम यहाँ देते हैं ऊपर वाले स्ट्रेट पार्ट में और एक नीचे लेते हैं, तो इसका के क्यू बाई आर स्क्वायर और इसका के क्यू बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके हर एलिमेंट को ये नीचे वाला जो स्ट्रेट वायर है, यहाँ वाला जो चार्ज है छोटा सा, ये इसके फील्ड को कैंसिल कर देगा। तो बचा कौन हमारा? ये दोनों सेमी सर्कुलर वायर। अब सेमी सर्कुलर वायर का जो फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर होता है और पॉजिटिव चार्ज है तो वायर से दूर होता है। जैसे ऐसे समझिए कि ये जो हमारा वायर है तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुआ, तो ये इससे दूर इधर जाता हुआ होगा, ये हो जाएगा E1 इस सेमी सर्कुलर वायर का। और जो छोटा वाला सेमी सर्कुलर वायर है, जो छोटा वाला सेमी सर्कुलर वायर है ये वाला, इसका जो होगा वो इधर होगा, इधर लाइन ऑफ सिमेट्री पे, और वायर से दूर होता है तो E2 इधर हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू और इसका जो है कैंसिल हो जाएगा। ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, एक छोटा सा पीस यहाँ लीजिए और उसका सिमेट्रिक पीस यहाँ लीजिए, तो दोनों का फील्ड अपोजिट होकर कैंसिल हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2k लैम्डा बाई इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस 2r है, तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई आर। और ये फील्ड दाहिनी ओर है, टुवर्ड्स राइट है, ऐसे है। E2 जो फील्ड है हमारा, E2 फील्ड छोटा वाला सेमी सर्किल का, उसका फॉर्मूला भी होता है 2k लैम्डा बाई आर। रेडियस इसका r ही है, 2r नहीं है। और ये जो फील्ड है लेफ्ट साइड में है, ऐसे है, तो दोनों फील्ड तो अपोजिट है। तो नेट फील्ड जो हमारा हो जाएगा ई नेट, ये हो जाएगा हमारा, घटा दीजिए, ये बड़ा है ना, दो वेक्टर अपोजिट है तो बड़ा माइनस छोटा कर दीजिए, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा E2 माइनस E1। तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई आर, और डायरेक्शन हो जाएगा बड़े वाले की तरफ। जो वेक्टर बड़ा होता है अपोजिट होने पर उधर ही होता है, तो यही ना बड़ा है इससे, तो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन हो जाएगा। और k की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। देखिए यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमारा हो गया आंसर। डायरेक्शन पूछेगा तो बता सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ होगा। ये जो स्ट्रेट वायर है इसका फील्ड आपने समझा ना कि क्यों कैंसिल हुआ, ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा पीस लिया, मान लीजिए dx ले, तो यहाँ भी dx मिलेगा, क्योंकि दोनों का सेम ही लंबाई है, सेम चार्ज है। तो यहाँ पर जो पीस होगा, जितना दूरी पर यह है उतना ही दूरी पर यह है, तो पॉइंट चार्ज का फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका हो जाएगा नीचे इस तरफ और इस पीस का उस तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हमने स्ट्रेट वायर को कैंसिल करा दिया है और उसको छोड़ दिया है, वो कंसीडर नहीं किया है। सही है, चलिए आगे बढ़ना है। तो बेटा हमें लग रहा है कि आप सीख रहे होंगे। जब भी आपको कोई दिक्कत लगे आप हमको बताइएगा, तो हम वहां पे फिर से आपको वैसा कोई डाउट आएगा तो वीडियो बना के उसका डिस्कशन करेंगे अलग से। अभी हमें लग रहा है कि आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए, एक क्वेश्चन है, a solid non-conducting sphere of radius r and uniform volume charge density rho has a center at the origin. The electric field intensity in the vector form at position इतना इतना will be। बेटा एक बात समझिए, कहता है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है और ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, इसका डेंसिटी रो दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, कहता है कि इसका जो फील्ड होगा, जो फील्ड होगा वो आर में कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट आर, वाई कोऑर्डिनेट आर और जेड कोऑर्डिनेट भी आर ही है, आर। मतलब इधर भी आर, इधर भी आर और इधर भी आर, मतलब सरफेस पर का एक पॉइंट है, क्योंकि इसका आर रेडियस भी दिया हुआ। इधर एक्स मान लें, इधर वाई मान लें, और चूंकि ये स्फीयर है तो इधर भी होगा, ऐसे है ना स्फीयर। तो आर का मतलब हुआ सरफेस पर पूछा है।
तो सरफेस पर जो फील्ड होता है, सरफेस पर जो फील्ड होता है वो होता है, अगर सेंटर पे ऑरिजिन है तो ऐसे समझिए कि सरफेस पर जो फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ, और वैल्यू होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर सरफेस पर, यही फॉर्मूला होता है। तो फील्ड की बेटा यदि हम वैल्यू लिखें, फील्ड की वैल्यू लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये फील्ड हो गया, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में सोचेंगे तो इधर एक यूनिट वेक्टर लेना होगा, तो यूनिट वेक्टर के लिए यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। तो यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर होगा, जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है तो वहां का पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जेड के बटा उसका मैग्नीट्यूड, यही होता है, समझ गए ना। यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देना। तो यहाँ का पोजीशन वेक्टर आप लिख दीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट देखिए दिया हुआ, तो यहाँ का बेटा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर आई प्लस आर जे प्लस आर के, आर के प्लस आर के हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर हो गया यहाँ का। और हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसको यूनिट वेक्टर में बनाने के लिए क्या कीजिए, इस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो रूट 3r हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए हमको जो है करना क्या है कि k को हटाना है और q को हटाना है। तो k को आप लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा रूट 3r स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आर आई प्लस आर जे प्लस आर के, ऐसे हो गया। अब क्या है बेटा कि जो रो होता है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को ऐसे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। तो क्यू जो हमारा हो जाएगा, क्यू की जगह अपन लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू 4 पाई रो आर क्यू, ये हो जाएगा अपॉन 3। तो यही हमारा क्यू हो जाएगा। आप इसको हम पुट कर दीजिए क्यू के स्थान पे, तो देखेंगे क्या कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह 4 पाई रो आर क्यू, दिस होल डिवाइडेड बाई 3, और ये पहले से है रूट 3r स्क्वायर, और इंटू ए तो है ही, ये वाला टर्म ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में यहाँ है ये वाला टर्म। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा रो आर अपॉन 3 रूट 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट में जो हमने लिखा था कि ये होगा, तो ये आर आई प्लस आर जे प्लस आर के हो जाएगा। अब क्या है कि हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि चाहें तो आर को यहां बाहर कर दे सकते हैं, इसमें आर को बाहर कर दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा। अच्छा देखिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये आर क्यूब है, ये आर क्यूब है, रूट 3r क्यूब है यहाँ पे, तो ये आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई आर नहीं बचेगा, ये आर नहीं बचेगा, ये सिर्फ रो बचेगा, क्योंकि आर क्यूब तो कट ही गया है, तो यहाँ पे सिर्फ रो बचेगा, ये रो है, ये रो है। अब इसको बाहर कर लीजिए आर को, तो ये हो जाएगा रो आर अपॉन 3 रूट 3 एप्सिलॉन नॉट आई प्लस जे प्लस के, यही हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब। अब इसको आंसर में देखिए कौन सा है,
रो आर बाई 3 √3 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला देखिए आ रहा है आंसर सी। यदि यहाँ आपको नहीं समझ में आया हो तो आप याद रखिए कि सरफेस पर जो फील्ड होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर सेंटर से दूरी है, रेडियस हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर लेना। तो इस पॉइंट पे पूछा है तो यहाँ का हम पोजीशन वेक्टर लिख देंगे, और पोजीशन वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस z। तो पोजीशन वेक्टर लिख करके और मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे तो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, आर कैप निकल जाएगा। तो वही आर कैप यहाँ हमने लिया था वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर। तो आशा करते हैं कि अब आप इसको समझ में आ गया होगा और यही हम सॉल्व किए हैं। तो हम आगे बढ़ें, अगर कोई दिक्कत लगे तो आप हमको बताइएगा। इस तरह से हमने इसको पढ़ा है। अब बेटा जो एक क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कोई इजी नहीं है कि पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट टाइप का कोई क्वेश्चन है नहीं। तो आप जरा बहुत गौर से ध्यान से इसको समझिए और सीखिए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोग के पास, उसमें कहता है कि मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r1 is charged to a potential V if it is enclosed by a spherical conductor shell of radius r2, then when connected it the potential of the sphere will be। कहता ये है कि एक मेटालिक का स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है। चलिए बना लिया हमने, इसका रेडियस r1 है। अब कहता है चार्ज टू ए पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल भी दे दिया कि V है, और इसको इनक्लोज कर दिया, इसको बंद कर दिया एक बड़ा स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल जिसका रेडियस r2 है। इसका रेडियस बेटा r2 है। ऐसे कहता है कि देन उसके बाद क्या करता है कि व्हेन कनेक्टेड टू इट, मतलब इससे इसको कनेक्ट कर देता है, इससे इसको कनेक्शन कर देता है, ऐसे कि दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर विल बी। अब देखिए जैसे ही कनेक्ट किया तो दोनों का तो पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा, क्योंकि दो कंडक्टर है आपस में जब कांटेक्ट में आता है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि होता यह है, चाहे तो आप डिटेल्स में भी समझ सकते हैं, कि जब भी एक स्फीयर को किसी स्फीयर के अंदर रखते हैं और इसको जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो अंदर वाले का सारा चार्ज बेटा बाहर वाले पे चला जाता है। ये सारा चार्ज इसका बाहर वाले पे चला जाएगा। ये प्रूफ भी किया जा सकता है, ये प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। इसका सारा चार्ज बाहर वाले पे चला जाएगा और ये चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पे चार्ज मान लीजिए Q था पहले, कनेक्शन के पहले, तो ये जो V पोटेंशियल दिया था, इसके स्फीयर का देना पोटेंशियल मतलब सरफेस का देना। तो इसके सरफेस का जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है V बराबर KQ बटा R1। KQ बटा रेडियस होता है सरफेस पर पोटेंशियल। अब जब इसको कनेक्शन कर दीजिएगा तो ये Q यहाँ खत्म हो जाएगा, ये Q यहाँ से गायब हो जाएगा, और इसका जो होगा क्या, सारा चार्ज चला जाएगा इस पर, इस पे चार्ज खत्म हो जाएगा। तो जब इस पे चला जाएगा चार्ज, अब क्या है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल जब आप निकालेंगे आप इसका पोटेंशियल, तो ये बाहर वाला स्फीयर के चलते ही होगा, क्योंकि इसका अपना चार्ज तो खत्म हो गया, ये रहेगा ही नहीं, तो बाहर भाग गया। अब ये जो स्फीयर है इसके अंदर है, तो किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर में जब पोटेंशियल निकालते हैं तो वो होता है उसका KQ, जहाँ Q बड़का का चार्ज है और बटा रेडियस अंदर में इनर पॉइंट पे। तो यदि हम अंदर वाले का पोटेंशियल निकालें V इनर का, तो ये हो जाएगा KQ, इस बड़ा वाले के चलते पोटेंशियल KQ बटा इसका रेडियस R2, यही होगा बेटा। अंदर है चूंकि इसलिए इसी का पोटेंशियल अंदर भी इतना होता है KQ बटा रेडियस। अब क्या है कि KQ को हम लिख सकते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से VR1, तो VR1 बटा R2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा VR1 बटा R2। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, ये आंसर बी हो जाएगा, है ना, ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा VR1 बटा R2। एक और क्वेश्चन हमने उठाया है, इस क्वेश्चन को जरा देखिए।
ये सारे क्वेश्चन जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी, और जो नीट का आगे होगा उसके लिए भी। कहता यह है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाय इतना। चार्ज स्फेरिकल बॉल के अंदर में पोटेंशियल इतना है, where r is the distance from the center and a and b are constants, then the charge density inside the ball is। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी बॉल के अंदर में दिया हुआ है, बॉल के अंदर में पोटेंशियल दिया हुआ है, आर दूरी है सेंटर से, ये सेंटर से आर दूरी पर, यहाँ का पोटेंशियल दे दिया है, v दे दिया है। तो v जब दे दिया कि v बराबर कितना है, b माइनस ए आर स्क्वायर है। कहता है कि इसका चार्ज डेंसिटी बताइए कि चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल क्या है, यहाँ का डेंसिटी क्या है, कैसे पता करेंगे बेटा? जरा फील्ड निकालेंगे हम, फील्ड निकालेंगे। कहोगे फील्ड कैसे निकलेगा सर जी? पोटेंशियल मालूम है तो फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसका 0 हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r हो गया, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगा हमारा ट्वाइस ए आर। ये फील्ड है, यही फील्ड है बेटा, ये फील्ड है। यहाँ फील्ड निकल गया हम लोगों का, यहाँ फील्ड कितना। अब पूछा है कि चार्ज डेंसिटी बताइए, चार्ज डेंसिटी बताइए। देखिए बेटा इसको कई तरीके से बना सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं हम लोग। यहां ध्यान से पढ़िएगा, ये जो फील्ड आ रहा है ना, ये 2ar आ रहा है। तो फील्ड जब निकल गया, फील्ड जब निकल गया आर दूरी पे, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहां से स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए, गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस बना दीजिए आर रेडियस का। तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, ऐसे करके बना सकते हैं ई डॉट डी एस, और फ्लक्स निकाल के उसको लिख देंगे अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, वहां से चार्ज निकल जाएगा, वॉल्यूम से भाग कर देंगे, डेंसिटी निकल जाएगा। बट इतना लंबा नहीं जाते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि फील्ड निकल गया अंदर में, और हम लोग पढ़े हैं कि जो अंदर में फील्ड होता है वो होता है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। स्फीयर के अंदर में रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ये फील्ड होता है। चूंकि फील्ड मिलता जुलता है, ये भी आर के प्रोपोर्शनल पढ़े हैं और ये भी आर के प्रोपोर्शनल है, तो दोनों एक समान फील्ड आ रहा है, तो मान सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। तो उतना नहीं करेंगे हम गॉसियन स्फीयर वगैरह की। यहां से करेंगे क्या कि आर से आर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट ए, 6 एप्सिलॉन नॉट ए, यही आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये जो फॉर्मूला आपने लिखा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, कैसे समझा आपने? एक्चुअली इसका फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, और जब कोई स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होता है तो उसका फील्ड भी आर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी से हमको अनुमान लग गया था कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज का फॉर्मूला लिखा और सॉल्व कर दिया। अगर गॉसियन सरफेस से बनाएंगे तो बहुत टाइम खा जाएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको एंजॉय किए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। तो हम तक कमेंट जरूर पहुंचाइए, आप लोग इसको देखिए, और यदि कोई और अच्छा मेथड हमसे लगता है कि नहीं सर जो पढ़ाए उससे बेहतर मेथड मेरे पास है, तो जरूर हमको सजेस्ट कीजिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होता है, तो सदैव अपना सुझाव सलाह अगर आपको कुछ लगता है तो देते रहिए, जरूर इस पर हम विचार करेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब बात है, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।